भाई ममता ने मान ली हार, नतीजों से पहले ही ईवीएम पर रार। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ में लावनी विनीत हूं और वक्त रणक्षेत्र का हो गया है। रणक्षेत्र में आज का मुद्दा बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति पश्चिम बंगाल में बनी है वो अपने आप में ये बताती हुई नजर आ रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा खेल होने वाला है। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, जिस तरीके से बौखलाहट और घबराहट की तस्वीरें आ रही हैं टीएमसी की तरफ से, वो तो ऐसा ही संकेत दे रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल जहां पर चुनाव भी खत्म हो चुका है, वोट भी पड़ चुके हैं, ईवीएम स्ट्रांग रूम में सील हो चुकी है, लेकिन सत्ता की कुर्सी अभी तय नहीं हुई है। सत्ता की कुर्सी किसके हाथ में जाएगी ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच 4 मई से पहले ये जो 72 घंटे हैं, यानी महज 3 दिनों पहले ही, इस बीच ममता बनर्जी, उनके साथियों, उनके समर्थकों की बेचैनी सड़क पर दिखाई देने लगी है। वही मामला, वही ममता बनर्जी जो हर बार लोकतंत्र की दुहाई देती हैं, आज उसी लोकतंत्र की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। आखिर क्यों स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के नेता धरने पर बैठ गए? ये देखिए तस्वीरें, कल सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाई थी। आरोप लगाया जा रहा है कि स्ट्रांग रूम के अंदर धांधली हो रही है। एक वीडियो जारी किया टीएमसी ने और फिर उसके बाद टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल घोष और ममता कैबिनेट की तेज तर्रार मंत्री हैं शशि पांजा, पहुंच गए वो स्ट्रांग रूम के बाहर, धरने पर बैठ गए। कुछ ही देर में बीजेपी समर्थक और टीएमसी समर्थक आमने सामने हो गए। माहौल पूरी तरह से गर्मा उठा। देर रात तक खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी स्ट्रांग रूम के बाहर डटी रही। 4 मई से पहले 4 घंटे तक वो स्ट्रांग रूम के बाहर डटी रही। नेताजी इंडोर स्टेडियम के अंदर जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, उसके बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप मेरे बगल में जो देख रहे हैं, वहां की तस्वीरें हैं। अब सवाल यह है कि क्यों उम्मीदवारों को 24 घंटे निगरानी का फरमान दे दिया है? ममता बनर्जी ने कहा है कि 24 घंटे निगरानी करो। क्या यह सिर्फ सतर्कता है या फिर हार का डर है? बीजेपी का सीधा आरोप है कि ममता बनर्जी परिणाम आने से पहले ही घबरा गई है। और सवाल भी बड़ा है क्योंकि जो एग्जिट पोल्स आए हैं, तमाम जो एग्जिट पोल आए, उन एग्जिट पोल्स में बीजेपी को जिस तरह से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, हम ये नहीं कह रहे कि ये एग्जैक्ट पोल है, लेकिन तमाम बड़े एग्जिट पोल, सुदर्शन एआई एग्जिट पोल भी बीजेपी की बंगाल में सरकार बनाते हुए दिखाता है। और ऐसे में इस एग्जिट पोल पर ही ममता बनर्जी घबराई नजर आती हैं। बंगाल की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। ममता बनर्जी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। सवाल ये कि क्या टीएमसी को ये लग रहा है कि इस बार जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये हंगामा क्यों है? ये ईवीएम में गड़बड़ी का शोर क्यों शुरू हो गया है? ये लोकतंत्र खतरे में है वाला नैरेटिव क्यों फिर से गढ़ा जा रहा है? चुनाव आयोग ने साफ तौर पर 2 टूक शब्दों में कह दिया कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित है, कहीं कोई धांधली, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। यहां तक कि इस पूरे प्रकरण में टीएमसी कोलकाता हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वहां से भी टीएमसी को निराशा ही हाथ लगती है। कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि सुरक्षा में जो व्यवस्था की गई है वो दुरुस्त है और किसी भी तरीके का हस्तक्षेप कोर्ट नहीं करेगी, यानी वहां भी चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिली है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या टीएमसी जनता के फैसले से पहले ही माहौल बनाने में जुट गई है, या फिर ये वही पुराना खेल है कि जब जीते तो लोकतंत्र और जब हार दिखे तो साजिश? रणक्षेत्र में आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है? क्या स्ट्रांग रूम विवाद सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है या वाकई चुनाव प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब कुछ ही देर में आज के अतिथियों से लेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि ममता बनर्जी जब कल रात, देर रात स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंची तो किस तरीके से टेंशन उनकी पेशानी पर वो बल नजर आ रहा था और किस तरह से उन्होंने एक बार फिर से आरोपों की हवाई वो छोड़नी शुरू की। आरोपों की किस तरीके से बौछार की, उनकी बौखलाहट उनके शब्दों में नजर आ रही थी, उनका डर उनके शब्दों में नजर आ रहा था। वो बयान पहले सुन लीजिए।
दीदी क्या ईवीएम टैंपरिंग हुआ है? अरे भाई कल नहीं तो हम क्यों आता है, क्यों आया है करने का कोशिश तो था ना। क्या किया कल से हमको पता नहीं है। सील किया है वो तो बैंडेज लगा के रख दिया। बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, वो क्या पूरा सील है। पोस्टल बैलेट के पेपर भी बाहर दिख रहे थे वो फुटेज में। लेकिन लास्ट में आरोप में मेरे को एश्योर किया कि भवानी को पोस्टल बैलेट इनामी है। लेकिन पहले मेरे को जो जानकारी था कि वो बारासात में जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर जाएंगे किसी को तुमको आपको सेग्रीगेट भी करना है तो जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसको एजेंट को बुलाना चाहिए। ऐसे तो वन साइडेड नहीं किया जा सकता है ना। दीदी एग्जिट पोल पे क्या कहेंगे? एग्जिट पोल पे एग्जिट पोल हाँ निकाल तो सुना आपने ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि बैंडेज लगा दिया है वो तो कोई भी निकाल सकता है। कितनी हास्यास्पद बात है। चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं हो रही है। इस बार निष्पक्षता और निडरता के साथ चुनाव पश्चिम बंगाल में कराए जा रहे हैं। लोगों ने जिस तरीके से बम्पर वोटिंग की है, स्वतंत्रता के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि पश्चिम बंगाल में बेखौफ होकर बाहर निकले लोग और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए नजर आए हैं। इसी रिकॉर्ड से जब लोग बाहर निकले हैं तो क्या ममता बनर्जी को ये लगने लगा है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ खिसकने वाला है? और यही वजह है कि पहले ही अभी से ही एक बार फिर से चुनाव आयोग स्ट्रांग रूम और ईवीएम का रोना शुरू कर दिया गया। अब देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी आरोपों की झड़ी लगा रही थी, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही थी, लेकिन चुनाव आयोग डटा हुआ है और फिर से ममता बनर्जी को एक बड़ा जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया। एलिगेशन किया है कि ईवीएम टेम्परिंग के बारे में कहाँ टेम्परिंग हुई है, कोई कंप्लेंट आया बताइए कहाँ पे हुई है। खाली एलिगेशन लगाने से तो कोई एलिगेशन लगाए, टेम्परिंग कहाँ हुई है? सीएपीएफ है वहाँ पे, पूरा सील्ड है, वहाँ पे 3 लेयर सिक्योरिटी है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, ये समझना होगा। कल भी ये बताया था चुनाव आयोग ने कि देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। ये छोटी मोटी सिक्योरिटी की बात नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट बता दिया कि भाई पोस्टल बैलेट थे जिनको अलग किया जा रहा था। वो जो वीडियो ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से जारी किया गया और उस वीडियो में कहा गया कि देखिए देखिए किस तरह से छेड़खानी हो रही है, तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि आपको पहले ही बता दिया गया था, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें बता दिया गया था कि ये प्रक्रिया है जिसमें पोस्टल बैलेट को अलग किया जाएगा। और इसके लिए हमने तमाम पार्टियों के ऑब्जर्वर्स को 4 बजे का समय दिया था, 4 से 5 के बीच में उन्हें पहुंचना था, लेकिन ये नहीं हुआ। आपके ऑब्जर्वर वहां नहीं पहुंचे। ये प्रक्रिया तो होती है, हमने बता दिया था, और उसी प्रक्रिया के तहत ये पोस्टल बैलेट्स को अलग किया जा रहा था। तो फिर इस तरीके का आरोप क्यों लग रहा है? और ऐसे में बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है कि ये नतीजों से पहले हताशा की कहानी है। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर किस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल लेकर आया है, एक स्टोरी बोर्ड बयानों का आपके सामने रखते हैं और फिर शुरू करते हैं रणक्षेत्र की आज की चर्चा। अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है, और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहते हैं, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। ममता बनर्जी, मुझे लगता है कि सुबह उन्होंने एक मैसेज दिया था अपने कार्यकर्ताओं की कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि वो 200 से ऊपर सीट जीत रही, फलाना फलाना, और कार्यकर्ता अपने काउंटिंग टेबल पे डटे रहे हैं। स्वाभाविक है, लेकिन शाम तक आते आते उनको पता चल गया और उनको अंदर का जो डर है वो डर सताने लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है। इसलिए जो डर रहता है ना, जब, तो तरह तरह के आशंकाएं आपके मन में आती। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर एक स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी फुटेज का वीडियो दिखाई दे रहा है, आप भी जाके देख सकते हैं। तो उधर का वीडियो है
ऑफिशियल है उधर का वीडियो। हम हमारी तरफ से कोई वीडियो उठाया नहीं, क्योंकि हमको तो अंदर जाना माना है। कि चुनाव जब कोई भी व्यक्ति हारता है ईवीएम का दोष लगाता है, जब जीत जाता है तो ईवीएम का दोष खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ जो सिद्धांत लिए है वो है कि जो जगह इसके पहले तक भी कैमरा देख सकते थे, हर कोई पॉलिटिकल वर्कर या प्रेस भी देख सकती थी, अब उस पर पाबंदी है। अब सिर्फ एजेंट को, जिस एजेंट का नाम हम लोग देंगे कैंडिडेट, वो 10 एजेंट शिफ्ट वाइज एक जन करके कुछ देर के लिए रह के वीडियो विंग करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराए, 4 में कोई बवाल नहीं है। बंगाल में बवाल कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। हारने का अंदेशा, हारने का डर, हारने के कारण को अभी से ढूंढ रहा है। इसलिए कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ है, स्ट्रांग रूम खुला है। वो स्वयं उम्मीदवार है, स्ट्रांग रूम में जा सकती है और वो गई हैं, देखकर 2 घंटे बाद वापस आ गई हैं। तो उसका जवाब देना, जो वीडियो हमने दिखाया उसमें उसको पॉइंट आउट करके दिखा दे कि कौन था वो, वहाँ पर कौन टीएमसी का रिप्रेजेंटेटिव था, वो क्यों नहीं दिखा पा रहा है। हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशली टीएमसी का रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए। वहाँ का टीएमसी पर रिप्रेजेंटेटिव कौन था वो दिखा दीजिए। दूसरी बात है, अगर सिक्योरिटी एडिक्वेट था तो ये आफ्टर 48 आवर सिक्योरिटी बढ़ाया क्यों गया। कल जिस प्रकार से स्ट्रांग रूम के बाहर ड्रामा किया गया उनके मंत्री और उनके एक विधायक प्रवक्ता के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ने पूरा क्लैरिफिकेशन पहले ही दे दिया था कि किस प्रकार से सभी कैंडिडेट्स को बताया गया था कि पोस्टल बैलेट्स का सेग्रीगेशन 4 बजे होना है। बाकी के जो स्ट्रांग रूम्स जहां पे ईवीएम रखे हैं उसको ना छुआ गया, वो सुरक्षित है, वो सबको दिखाया गया। ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ स्ट्रांग रूम में बाहर अनऑथराइज लोग घुस गए थे। इसको लेके कुणाल घोष और शशि पाजा ने उधर जाके प्रोटेस्ट किया और धरना भी दिया। पता नहीं क्या करने चाहते हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग काउंटिंग प्रोसेस को टेम्पर करने चाहते हैं। देखिए, जो चुनाव हारने वाला होता है वो हार के बहाने पहले ही तलाश रहा है। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि टीएमसी का बड़ा साफ हो गया है। टीएमसी के नेताओं को पैकिंग करनी चाहिए। वो जाके अभी भी ड्रामा कर रही हैं, स्ट्रांग रूम पर जाके ड्रामा करना, धरना देना, क्योंकि वो बाद की कहानी लिख रही। उनको लग रहा है कि जब चुनाव हारेंगे तो बाद में क्या क्या इल्ज़ाम लगाना। तो सवाल यही है कि क्या परिणामों से पहले ही घबरा गई हैं ममता बनर्जी? हार पहले ही क्या मान ली गई है ममता बनर्जी की तरफ से? शुरू करते हैं आज की डिबेट। स्वागत करते हैं गेस्ट पैनल का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ तनीषा राय जी जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ टीएमसी का पक्ष रखेंगे नीलेश तिवारी जी। हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं अनिल गर्ग साहब जुड़ चुके हैं, और मेरी सहयोगी पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ संगीता झा भी इस वक्त देख पा रही हूं, उनको भी मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और संगीता, सबसे पहले जल्दी से आपके पास आते हुए, पीछे की तस्वीरें बड़ी खूबसूरत लग रही है, मुझे लग रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है वहां का। चलिए, मौसम अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी 2 दिन पहले आपसे कहा था कि मौसम सुहावना है, लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। कल देर रात 12:30-1 बजे तक जिस तरीके का पॉलिटिकल ड्रामा वहां पर हुआ और बार बार ईवीएम को लेकर एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, स्ट्रांग रूम के बाहर जो वॉर चल रही थी, इस वॉर की जो तपिश थी वो आज भी हम देख रहे हैं। आज भी वही आरोप, वही प्रत्यारोप, लेकिन हकीकत क्या है? आप ग्राउंड पर है, इसीलिए जल्दी से आपका एक कमेंट चाहती हूँ। बिल्कुल लावनी जी, देखिए कल तो हमने रात में देखा है कि किस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज जो था, सबसे पहले मैं बात करूंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिसकी देखिए हमने पहले भी बात की है, हमने रिपोर्ट भी दिखाई है, और देखिए हमने कई सभाओं में देखा भी है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने एक सभा में ऐसे बोला था कि अगर हम रहे तो फिर आएंगे, मिलेंगे चलते चलते। तो वो आज मुझे लाइन ममता बनर्जी की याद आ गई। देखिए, इस वक्त अगर हम ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो उनके बयान और उनके मूवमेंट को जोड़कर देखें तो एक चीज साफ दिखाई दे रहा है, तनाव।
और देखिए पहले भी ममता बनर्जी को पहले की जो ममता बनर्जी थी और आज की जो ममता बनर्जी है वो बिल्कुल ही फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल मैं संगीता आपके पास आ रही हूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है। बंगाल में कल 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी, बड़ी खबर है ये। दक्षिण 24 परगना में 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग की खबर आ रही है। कल 15 बूथों पर दोबारा मतदान होगा। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके बीच है। डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान होगा और देखिए ये खबर अपने आप में बताती है कि चुनाव आयोग हर एक चीज को लेकर कितना ज्यादा निष्पक्ष है और कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजों को ध्यान में रखकर कदम उठा रहा है। चुनाव आयोग का फिर से वोटिंग का ये आदेश, जहां 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग की खबर आ रही है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, बंगाल में कल 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी। दक्षिण 24 परगना में 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी। कल आपको याद होगा कि जब सेकेंड फेज का इलेक्शन हो रहा था तो साउथ 24 परगना में ही कई झड़प की खबरें आई थी। कई जगह से ये खबरें आ रही थी कि बूथों में कुछ गड़बड़ हो रहा है, वोटिंग में गड़बड़ी की खबर थी। 23 शिकायतें दर्ज की गई थी। 23 में से पहले 13 और बाद में अब 15 की खबर आ रही है। 15 बूथों पर रीवोटिंग की बात हो रही है। संगीता, ये बहुत अहम है ऐसे समय में जब बार बार चुनाव आयोग पर क्वेश्चन खड़ा हो। यहाँ चुनाव आयोग बता रहा है, ये बहुत बड़ा जवाब है कि चुनाव आयोग कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में विश्वास बहाली की जो तस्वीर होती है उसके साथ वो आगे बढ़ रहा है। टीएमसी को भी सुना गया है क्योंकि ये शिकायत लेके टीएमसी के लोग पहुंचे हुए थे। 23 शिकायतें दर्ज हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें से 15 बूथों को कहा गया कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो दोबारा चुनाव आयोग ने वोटिंग की बात कही है। संगीता, बिल्कुल देखिए लावनी जी, जिस तरह से मगरा हाट पश्चिम सीट से 11 और डायमंड हार्बर सीट से 4 बूथों पर कल देखिए पुनर्मतदान की जो बात जो है वो सामने आ रही है और बड़ी खबर ये है। और देखिए आयोग ने ये अपडेट दिया है और साथ ही देखिए ये कहा जा रहा है कि फलता पर, जैसे कि फलता में भी जो आई थी खबरें कि वहां भी मतदान के दौरान गड़बड़ियां हुई थी। फिलहाल फलता पर अभी तक निर्णय नहीं आया है, लेकिन जो बात हम कर रहे थे ममता बनर्जी को लेकर, जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता जो है पहले सिस्टम को डिफेंड करते थे, लेकिन आज देखिए खुद ही ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो उनके जो जिस तरह से ममता बनर्जी के जो बयान सामने आ रहे हैं, आक्रामकता के साथ साथ देखिए आशंका भी जो है वो भी झलक रही है। क्योंकि देखिए मैं भी कई नेताओं से बात कर रही हूँ, जमीन पर लोगों से बात कर रही हूँ, तो जो जिस तरह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से लोगों में एक तनाव जो है वो हम इसके पहले 2024 की बात करें, 2021 की बात करें, आएंगे धीरे धीरे आएंगे, 21 और 24 की बात भी करेंगे। लेकिन बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, जल्दी से नीलेश जी आप ही के पास आ रही हूँ मैं, कितना आप लोगों को भरोसा नहीं है, अब आप क्या चाहते हैं चुनाव आयोग क्या करे? भाई साहब आप लोग लेकर पहुंचे थे ना शिकायत, लीजिए चुनाव आयोग ने उसी ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया। 15 बूथों में पर फिर से काउंटिंग होगी। अब क्या चाहते हैं आप लोग, चुनाव आयोग पर कैसे विश्वास? जी नमस्कार सर। मैं आपके जो सभी देखने वाले हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं और टीएमसी की विजय की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। 4 तारीख को वोटिंग होगी और अग्रिम शुभकामनाएं हैं सभी को। और जहां तक अभी आप कॉन्फिडेंस इसे कहते हैं, कॉन्फिडेंस इसे कहते हैं, आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। ममता दीदी घबराई है, नीलेश तिवारी जी कॉन्फिडेंट हैं। चलिए हमारे यहाँ हमारी जनता पर हम लोगों को विश्वास है और हमारी पश्चिम बंगाल में महामंत्री मानुष की नेत्री ने जो काम किया है उस पर हमें विश्वास है। जहां तक रही बात ट्रांसपेरेंसी की, तो इलेक्शन कमीशन कितना ट्रांसपेरेंट है इन्होंने स्टार्टिंग से ही दिखा दिया है, शुरुआत से ही, कि कितनी ट्रांसपेरेंसी से इन्होंने एसआईआर किया है और क्या किया है ये सब आप सब लोगों को नॉलेज में है। जहां तक रही बात ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ने 15 बूथों पर पुनर्मतदान की जो बात कही है और वहां पर कोई ईवीएम में टेप लगा हुआ था, तो मुझे तो लगता है कि इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था रखने के बावजूद अगर इनके सुरक्षा कर्मी फेल हो रहे हैं तो ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, ये हमारी टीएमसी का कोई फेलियर नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की सारी जिम्मेदारी थी कि सभी बूथों पर प्रॉपर वे में वो निगरानी रखें और ध्यान दें। अगर वहां पर स्टिकर लगा है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो इन्हें पहले देखना चाहिए था और इस पर इन्हें जरूर कुछ बोलना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारा कहने का मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी कहाँ जाती है जब ये उस जगह मौजूद होकर के और उस चीज को नहीं देख पाते हैं। अगर ऐसा किया मैं ये बोल सकता हूँ कि हो सकता है
लोगों ने दो पहले चीजों करके का रखा। जवाब जल्दी से दे दीजिए, फिर मैं तनिषा भी हमारे साथ है, मुझे दो चीजें बता दीजिए। अब आपने पहली लाइन में बोला कि भाई चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी तो पहले दिन से ही नजर आ रही थी, SIR को लेकर नजर आ रही थी। कितनी बार आप लोग कोर्ट गए और कितनी बार कोर्ट से आप लोगों को मुंह की खानी पड़ी है? भूल गए हैं आप लोग? कितनी बार कोर्ट ने हमारी बातें मानी कोर्ट ने, लेकिन कितनी बार कोर्ट ने ये कहा, कि SIR की प्रक्रिया संवैधानिक है और चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि उस संवैधानिक प्रक्रिया को अपने तरीके से करे। उस SIR पर आपने मुंह की खाई। आपने स्ट्रांग रूम और EVM को लेकर कहा कि नहीं जी, सेंट्रल फोर्सेस नहीं चाहिए, राज्य की फोर्स चाहिए। वहां पर भी आपको कोलकाता हाईकोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है। कल देर रात में आप लोग कोर्ट पहुंचे, वहां से भी आपको सबक मिल गया। हर एक स्तर पर माननीय न्यायालय आप लोगों की आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हटा रहा है, लेकिन आपने सोच रखा है कि नहीं जी, हमें तो ये पर्दा सामने रखना है और उसी को लेकर आगे बढ़ना है। क्यों नहीं मान लेते हैं आप लोग कि चुनाव आयोग से आपकी लड़ाई नहीं है? आप बीजेपी को, अपने काउंटर पार्टीज को आप पानी पी कर कोसिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर जब आप सवाल खड़ा करते हैं तो ये आप लोगों के लिए सेल्फ गोल साबित हो जाता है। सर, ये बात आपको समझनी होगी। आप संवैधानिक संस्था की बात करते हैं, संवैधानिक संस्था किसी के कहने पर चलती है। अरे कहां चले? प्रूफ करिए। यही तो, अगर आपके पास सबूत थे साहब, अगर आपके पास ठोस प्रमाण होते तो माननीय कोर्ट आपकी अर्जियां खारिज नहीं करता। आपकी बार अर्जियों को खारिज किया गया है, आप ये स्वीकार क्यों नहीं करते? कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है आपको? जब आपको आपकी बात कहीं रखने का आपको जब मौका ना लगे तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है। अरे तो कोर्ट ने भी तो आपको खारिज कर दिया ना, कोर्ट ने भी तो आपकी बात नहीं सुनी ना साहब। कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे मैटर थे जिसे कोर्ट ने अपील किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन मैटरों को माना नहीं, अपनी मनमानी दिखाता रहा। और मनमानी दिखाने के बावजूद नहीं मानेंगे आप लोग, नहीं मानेंगे आप लोग। मतलब जो दिख रहा है, कम से कम जो दिख रहा है उसे तो स्वीकार कर लीजिए। कोर्ट भूल गए आप। आज मुझे आप लोगों की बातों पर इसलिए हंसी आ रही है, बल्कि कहना चाहिए अब तरस आने लगा है। विपक्ष जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट की तरफ से जब विपक्ष को मुंह की खानी पड़ती है, उसके बावजूद आपका परसेप्शन खत्म नहीं होता है। कांग्रेस जनता के लिए लड़ाई करती है और करती रहेगी। तो करिए ना जनता के लिए, कीजिए साहब, लेकिन जनता के लिए, जनता द्वारा जो बनाई गई प्रक्रियाएं संवैधानिक संस्थाओं को दी गई है, उसका मजाक मत उड़ाइए। तनिषा, 92 लाख मतदाताओं को रोका जा रहा है वोट। तनिषा, अच्छा, जो चले गए हैं उनको क्या ऊपर से बुला के आप कहेंगे कि भाई वोटिंग मत करो? उसमें भी आपको ऐसा है? हाँ, तो वही तो प्रक्रिया थी ना साहब, वही तो प्रक्रिया थी ना। अरे प्रक्रिया में वही तो किया गया था। जिनको जो नहीं है, जो 2 जगह पर जिनका नाम है, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उन्हीं को तो हटाया गया है। और दस्तावेज नहीं है तो फिर वो उनको अधिकार नहीं है। तनिषा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने नजर आते हैं। सर, हो गया, चुनाव हो चुका है सर, चुनाव संपन्न हो चुका है। उनको दिखाया है स्टेज पर कि देखिए तिवारी जी सुनिए। अरे तिवारी जी सुनिए, चुनाव खत्म हो गया साहब, अब कोई फायदा नहीं है। वही राग दोबारा मत अपनाइए। जो आप लोग राग बार बार जो आप लोग अलाप रहे हैं, चुनाव खत्म हो चुका है। जनता को जो तय करना था वो कर चुकी है। नहीं किया चुनाव आयोग ने निष्पक्ष से कार्य नहीं किया, ये हम लोग हमेशा बोलते रहे। अच्छा, अगर आप जीत जाएंगे तब भी ये कहेंगे आप जीत रहे हैं ना। सुनिए, कल दीदी ने क्या कहा 9 मिनट 5 सेकंड के वीडियो में, हम 226 लेकर आ रहे हैं। तब चुनाव आयोग पर भरोसा होगा? कैसे जीत गए फिर आप? जीत का दावा है तो फिर चुनाव आयोग पर फिर आपको भरोसा रखना होगा। हम प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, हमारा सवाल प्रक्रिया सही तरीके से नहीं है। अगर वहां चुनाव आयोग ने 4 बजे बुलाया था, 4 बजे बुलाया था, और वो जो वीडियो आया वो वीडियो उनके अंदर नीलेश जी किसको भ्रम में डाल रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं सर? बस करिए। एक तरफ आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरी ओर 226 सीटों के साथ दीदी सरकार बना रही है। तनिषा, उन्होंने भाई विक्ट्री बता दी। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष काम नहीं किया, लेकिन विक्ट्री जरूर उनको मिलने वाली है। तनिषा जी बोलिए। मैं मेन चीज बस बोलना चाहूंगी, मैं भी बंगाल की बेटी हूँ, और कभी भी जनता किसी भी पार्टी की सरकार में लाते हैं तो 3 अपने हक की मांग रखते हैं या तो उम्मीद रखते हैं।
और उसमें से 3 है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तनिषा मैं आपको जरा रुकना चाहूंगी, आपकी ऑडियो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, हम आपको दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। अनिल जी को जरा लीजिएगा फुल स्क्रीन। अनिल जी से एक कमेंट जल्दी से लेते हैं, क्योंकि लगातार अनिल जी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं बंगाल इलेक्शन को लेकर। आप देखिए 72 घंटे पहले ये जो पूरी परिस्थिति है, बीजेपी कह रही है कि ये नतीजों से पहले, परिणाम से पहले ये हार की हताशा है। और इस बार हमने कल स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई, 10 से 15 ऐसी स्थितियां आई, ऐसी सिचुएशन बनी जहां पर ममता दीदी की बौखलाहट, उनकी नाराजगी, उनका टेंशन सब नजर आया। वो पहले कहां शाम को निकलती थी, इस बार सेकंड फेज में सुबह से ही बाहर निकल चुकी थी, इसकी भी चर्चा बड़ी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है, या दाल पूरी काली है, क्या लग रहा है अनिल जी? दाल में कितना काला है इसकी आपको 2 बार याद दिलाना चाहता हूँ। एक है बांग्लादेश के सांसद का, उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत रही है। अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने सारे घुसपैठियों को वापस भेजा तो बांग्लादेश की हालत खराब हो जाएगी। आज बयान आया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा कि लग रहा है पश्चिम बंगाल में जीत रही है तो ये बहुत ही बुरा होगा। आप मुझे बस समझाओ कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की राजनीतिक पार्टी है, अगर वो जीत रही है तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को बांग्लादेश के सांसदों को क्यों बुरा लग रहा है? तो दाल तो पूरी काली है। तो इससे 2 बातें तो स्पष्ट हो गई हैं। एक, ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छे ढंग से पूरे बहुमत से पश्चिम बंगाल जीतने जा रही है, और इस बात का अंदेशा मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री जो अभी तक है ममता बनर्जी, उनको लग चुका है। जहां तक कल से लेकर आज तक का जो प्रोग्रेस हुआ है उसकी चर्चा करें तो मुख्यमंत्री जी खुद स्ट्रॉन्ग रूम गई, 4 घंटे वहां पे रही, और स्ट्रॉन्ग रूम गई तो अपनी एक ऐसी कार जो पूरा फुल प्रूफ ढकी हुई थी, बड़ी कार थी, उसके अंदर क्या था आर पार झांका नहीं जा सकता था। बताओ वो किस नियम के तहत लेके थी? बड़े नियमों की बात जब चर्चा करते हैं तो टीएमसी की तरफ से वो जो टीएमसी की एक प्रचार वाहन था, बड़ा वाहन, फुल प्लेट, पूरा ब्लैक था, ब्लैक का मतलब पूरा ढका हुआ था, अंदर क्या है कोई झांक भी नहीं सकता था, उसको लेके कैसे गई और क्यों गई? तो जवाब है नहीं। दूसरा, ये बात कर रहे हैं कि हमारे पोस्टल बैलेट पेपर खोले गए, हमारा प्रतिनिधि था, आपको समय दिया गया, आप नहीं आए, तो कल को जब काउंटिंग होगी 4 तारीख को 7 बजे काउंटिंग शुरू होनी है, अगर आपके प्रतिनिधि नहीं जाएंगे वहां तो क्या काउंटिंग रुक जाएगी? बिल्कुल, ये सही बात है। नियमों का पालन करना और नियमों का हवाला देना, ये बहुत बारीक सी लाइन होती है। हवाला आप तभी दे सकते हैं जब आप उसका पालन कर रहे हो। यहां साफ तौर पर नियमों का पालन नहीं किया गया, यानी पहले से ही सोचकर, ये प्री प्लान्ड, ये भी आरोप लग रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड हो रहा है। आरोप लगाना है और आरोपों के जरिए ही कहीं ना कहीं से अपनी हार स्वीकार कर लेनी है। चीजों से पहले ही क्या टीएमसी घबरा गई है? क्या पहले ही परिणामों के पहले ही हार मान ली है दीदी ने? क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी देर रात कल, जिस तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर, नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया था उसके बाहर जो हंगामा हुआ, वो कहीं ना कहीं से कुछ तो इशारा कर रहा है। और ऐसे में इसी पर हमारी चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी है। तनिषा, मुझे लगता है कि शायद अब आपकी ऑडियो ठीक हो गई, मैं सीधे आपके पास आ रही हूँ। देखिए, एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग पर लगातार, वो केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पहले भी हमने देखा है चुनाव आयोग पर जमकर प्रहार होता रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने निष्पक्षता के साथ जो प्रण लिया उस प्रण को वो पूरा कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस शो में भी ब्रेकिंग चलाई कि शिकायतें पहुंची थी, शिकायतों को संज्ञान में लिया, 15 बूथों पर कर फिर से वोट डाले जाएंगे। कुल मिलाकर चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरीके से कोर्ट से बार बार विपक्ष को खानी पड़ रही है, बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अभी भी वही राग अलाप रही हैं। तो सियासी परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है या फिर कोई संकेत है ये? मैं ये बोलना चाहूंगी, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है तनिषा, आप बोलिए। आ रही है। जी, थैंक यू सो मच। मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमेशा से सेंट्रल का एक ही टारगेट रहा है कि पश्चिम बंगाल में कोई सत्ता भारी करके अपना चुनाव जितवा नहीं जा सकता। बंगाल के लोग पहले से ही बहुत एडुकेटेड है और उनको पता है बंगाल के लिए क्या अच्छा हो सकता है। और इस बार 2026 में हमने एक ऐतिहासिक परिवर्तन नोटिस किया है चुनाव में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा जो अपने परिवार से अलग रह के आज चुनाव में इतने दूर दूर से आके अपने योगदान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन आए। आप सुन सकते हो? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सुनी जा रही है, बोलिए। वो परिवर्तन चाहते हैं और उस परिवर्तन चाहने के पीछे बहुत सारे रीजन है।
जैसे टीएमसी की शुरुआत ही हुई थी बेरोजगार की सूचना से। जैसे 2008 में हमने देखा टाटा नैनो को आने नहीं दिया पश्चिम बंगाल पे, और आज वहां की परिस्थिति इतनी खराब है और 2026 तक आज भी उसी हालत में वो जगह है। और मैंने देखा है कि 2011 के इलेक्शन के बाद, ये तो हमारे आंखों के, मैं एक बंगाल की बेटी हूँ और मैंने अपने आंखों से देखा है 2011 के बाद विधानसभा चुनाव के बाद कितनी दहशत फैली थी, कितनी माओ का गोद खाली हो गया था। मतलब ये बोलने की चीज नहीं है, ये सबसे दुखद घटना है। और तो 2026 में भी इनका यही है कि केंद्र में राजनीतिक बदलाव चाहिए इनको, और ये राजनीतिक बदले में जो ये खुलेआम बोलते हैं, और इनके बदले में इनको यही मालूम नहीं पड़ता कि अपने जनता को, अपने बंगाल को ये किस दहशत में वो लौटा रहे। मतलब ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है नीलेश, ये महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं सोचते कि आप जब डराते हैं या धमकाते हैं या जिस तरह से बात करते हैं, आप अपने ही लोगों को डरा रहे हैं, और अगर अपने ही लोगों को डराएंगे तो फिर विश्वास तो आप ही खोएंगे। हाँ नीलेश तिवारी जी। भाजपा को लगता कोई हमारे यहाँ की जनता डरी हुई नहीं, हमारी जनता बहुत सजग है। अरे तो धमकी तो दीदी देती है ना मन से कि देख लेना 2 महीने के बाद तो ये चली जाएगी फोर्स। अभिषेक बनर्जी कहते हैं रहना तो हम ही को है, देख लेना। जहांगीर खान सामने आकर कहता है कि देख लेना। ये क्यों कहा जाता है? गृह मंत्री जी ने तो कहा कि 60 दिनों तक और रहेगी अभी केंद्रीय वाहिनी। तो क्यों रहेगी साहब, ये भी तो देखिए ना, क्यों रहना पड़ रहा है? केंद्रीय वाहिनी रहेगी तो क्यों रहेगी केंद्रीय वाहिनी? वो केंद्रीय वाहिनी को रखना चाहते हैं। अगर 60 दिन और रखें तो उन्होंने पहले ही इंगित कर दिया कि अभिषेक बनर्जी सही है अगर उन्होंने ऐसा कहा है। हमारे यहाँ धमकी नहीं चलती है, हमारे यहाँ लोगों का विश्वास चलता है। हम लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, जनता टीएमसी पे विश्वास करती है, उसका नतीजा 4 मई को मिलेगा। नीलेश तिवारी जी, बंगाल की जनता भी बहुत स्मार्ट है और आप यहाँ रण क्षेत्र में बैठे हैं। आप जिस तरीके से परसेप्शन बना रहे हैं ना, मैं आज आपका परसेप्शन बनाने नहीं दूंगी। आपने क्या कहा? आपने नहीं सुनिए, आप सुनिए, लिसन टू मी नाउ, लिसन टू मी। आपने क्या कहा? आपने कहा कि गृह मंत्री ने जो कहा उस बात को अभिषेक बनर्जी सही तो कह रहे हैं। अरे भाई, गृह मंत्री ने यह कहा कि 2 महीने तक फोर्सेस इसलिए रहेंगी क्योंकि 2011 के बाद फिर 16 और 21 में, खास तौर से 2021 में, सुनिए मेरी बात पूरी, बीच में मत टोकिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो सच बोलने वाली हूं जिस पर आप बोलना नहीं चाहते। 2021 में जिस तरीके का पोस्टपोल वहां पर वायलेंस हुआ था, पूरे देश ने देखा था, इंटरनेशनल मीडिया तक ने उस खबर को उठाया था। यह डर होता है वहां पर, इस डर को खत्म करने के लिए गृह मंत्री ने कहा। और अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी कहती हैं कि 2 महीने के बाद ये फोर्सेस चली जाएंगी तो रहना तो हम ही लोगों को है। यानी आप धमकी दे रहे हैं, एक तरफ धमकी देने वाला है और एक तरफ उस धमकी से बचाने वाली फोर्सेस है। दोनों में बहुत अंतर होता है नीलेश तिवारी जी, बहुत अंतर होता है। यहाँ बैठ के परसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन मत बनाइए। इनके केंद्रीय नेता जब यहाँ आते हैं, इनके नहीं होते, केंद्रीय नेता सबके होते हैं। गृह मंत्री मेरे भी हैं, आपके भी हैं, इस देश के केंद्रीय नेता होते हैं। ये इनके और उनके नहीं होता है। करने का वो फल होता है, लेकिन हमारी सरकार पूरा उस पर एक्शन लेती है। क्या एक्शन लेती है? भी करती है। क्या एक्शन लिया? क्या एक्शन लिया? वो दंगे कितने दिन चले, हमारी सरकार ने दंगों को तुरंत बंद कराया। वो दंगे आपने बंद करवाए थे, भूल गए? वायलेंस की राजनीति नहीं है, इसको जबरदस्ती नैरेटिव मुझे लग रहा है कि आप होमवर्क करके सही तरीके से नहीं आए हैं। यही देखिए, यही है, आप लोगों का होमवर्क भी कमजोर पड़ने लगा है। अब आप लोगों का होमवर्क भी कमजोर पड़ने लगा है। तनिषा, अब मैं ज्यादा बोलूंगी तो ये मुझे बीजेपी के प्रवक्ता बना देंगे। यानी इसके बाद आपके पास आते हैं, संगीता आपके पास। बंगाल की जनता से क्यों डरते हैं? इतनी मिलिट्री बंगाल की जनता के लिए, बंगाल की जनता के लिए नहीं, बंगाल में घुसे हुए उन घुसपैठियों के लिए जिनको आपने यहाँ बैठाया और जिनको लेकर बांग्लादेश की संसद में मंत्री कहता है कि ये ना हो कि वो घुसपैठी हमारे यहाँ आ जाए। अरे साहब, घुसपैठियों के लिए जिन्होंने बंगाल की जनता का सब कुछ लूट लिया, सही कीजिए, करेक्ट योर सेंटेंस, करेक्ट योर सेंटेंस। अगर घुसपैठिए नहीं है तो बांग्लादेश की संसद के अंदर इसको लेकर स्टेटमेंट क्यों दिया जाता है? अगर घुसपैठिए नहीं है तो बांग्लादेश की संसद के अंदर इसको लेकर स्टेटमेंट क्यों देते हैं? तनिषा, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। बांग्लादेश तक इसकी धमक पहुंच गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी नहीं मानेगी। तनिषा, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, ये जो बोल रहे कि एसआईआर में इतने लोगों को वोट अधिकार से विरत दिया गया, वोट अधिकार से हटाया गया है, ये पूरा गलत बात है।
क्योंकि मैं खुद बंगाल की बेटी हूँ और मैंने ये पूरा प्रोसीजर जो है अपने सामने से देखी है। बस इतने लोग को हटाया गया है जो अभी जिंदा ही नहीं है, पर उसमें घुसपैठियों का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। अभी तक भी घुसपैठियां बंगाल में हैं और वो अपनी दहशत फैलाते हैं। और जैसे हिंदू होने का हमें गर्व है, बंगाली होने का गर्व है हमें। मैं खुद आजकल की मॉडर्न जमाने की बेटी हूँ और मैं खुद अपनी हाथों में अभी शाखा पोला पहनती हूँ क्योंकि बंगाली होने का मुझे गर्व है। और आप एक चीज बंगाल की दो बेटियां खड़ी हैं, इस शो में तक बंगाल की दो बेटियां हैं। एक तरफ सुदर्शन न्यूज की ब्यूरो चीफ संगीता झा हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की प्रवक्ता हैं। ये बंगाल की बेटियां हैं दोनों ही। मैं जल्दी से संगीता आपके पास आ रही हूँ। आप बंगाल के बेटा हैं, लेकिन बंगाल की बेटियों के लिए आपने कितना सुना? यहाँ दो बंगाल की बेटियां और वो बता रही। संदेश खाली साहब, आरजीकर केस क्यों भूल जाते हैं? आरजीकर केस में जो विक्टिम थी, उस विक्टिम की मदर को टिकट बीजेपी ने दिया। इतनी सहानुभूति होती है आप लोगों को तो कम से कम उनके परिवार से मिलते, उनके परिवार के लोगों को, उनकी माताजी को टिकट टीएमसी को देना चाहिए था। वो टिकट टीएमसी की तरफ से आना चाहिए था, बीजेपी की तरफ से नहीं आना चाहिए था। संगीता, जल्दी से आपके पास आते फिर अनिल जी। और उनकी माँ को, उनकी बेटी को अंतिम क्रियाकरण का भी हक नहीं मिला। इस बात को भी आप कैसे जस्टिफाइड करोगे? सवाल यही है। संगीता, एक ठीक है, मैं जल्दी से जरा संगीता से एक कमेंट लेना चाहती हूँ। संगीता, एक बहुत जो मेजर टर्नआउट इस वक्त देखा जा रहा है, मैंने भी ये महसूस किया क्योंकि बीती इलेक्शंस जब लगातार आप ग्राउंड पर थी, मैं इस पूरे इलेक्शंस को देख रही थी। 2021 की खासतौर से बात कर रही हूँ, उसके पहले 16 की भी महिला वोटर्स इतना खुलकर नहीं आई थी। इस बार हमने देखा कि जो इंटीरियर एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां पर महिलाओं का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था, वहां भी महिलाओं ने, आधी आबादी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और ये भरोसा ही है जो बार बार जिस पर बीजेपी ये कह रही है कि हम आ रहे हैं क्योंकि हम बेटियों के साथ खड़े हैं, हम माँ माटी मानुष को समझते हैं। संगीता, महिलाओं का भरोसा देखिए, पहले हमने देखा है कि महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो प्राथमिकता रही थी, जिस तरह से लोकप्रियता थी, वो पहले बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस बार जब महिलाएं घर से बाहर निकली, और देखिए मैंने भी कैमरे में कई ऐसी महिलाओं के बयान कैद किए और वो रैंडम था, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ हम गए जाकर पार्टी ऑफिस में हमने बयान दिया हो। जिस दिन चुनाव चल रहे थे, चुनाव के दिन भी जब हम महिलाओं से बात कर रहे थे तो वो महिलाएं ये कह रही थी कि नहीं, अब खुलेआम हम चाहते हैं जय श्री राम बोलना, खुलेआम हम पूजा पाठ करना चाह रहे, खुलेआम हम सड़कों पर निकलना चाह रहे। जो पश्चिम बंगाल में पहले ऐसा होता था कि महिलाएं सड़कों पर बेखौफ निकलती थी, लेकिन आज के अगर समय की बात करें तो पश्चिम बंगाल से संगीता, आप पश्चिम बंगाल से, आपने क्या अंतर महसूस किया? आपने खुद अंतर महसूस किया? बिल्कुल अंतर महसूस किया है लावनी, तभी आज मैं स्क्रीन के सामने बोल पा रही हूँ। और आज के डेट में देखिए, पहले जो स्थिति थी पहले की और अभी की, अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें तो शुरुआती दौर में जब टीएमसी सरकार में आई थी उस दौरान कुछ और थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से बाहरी जो ज्यादा भरते गए, बाहरी यानी कि मैं घुसपैठिए और रोहिंग्या की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, बाहरी जो दूसरे राज्यों से आए हुए रहते हैं भारत के, उन्हें भी बाहरी बता दिया जाता है। इसलिए मैं क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि मैं घुसपैठिए और रोहिंग्यास की बात कर रही हूँ। और घुसपैठिए और रोहिंग्या की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज बांग्लादेश में टेंशन है। देखिए बांग्लादेश मैंने लगातार कवर किया, मैं बांग्लादेश में कवर कर रही थी, तो बांग्लादेश में जो टेंशन नजर आ रही है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो जो यहाँ पे घुसपैठिए हैं उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, तो उनके लिए जगह देनी पड़ेगी। ये जो टेंशन है, आपने देखा संसद में किस तरह से संसद में बोलते हुए जो एमपी है वो नजर आ रहे हैं, यानी टेंशन तो नजर आ रहा है। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये जो जहर है, इस जहर से वहां की जनता परेशान हो चुकी थी। अनिल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसा सच इस बार सामने आया है जिसे टीएमसी तो कभी स्वीकार नहीं करेगी, किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन जनता बहुत कुछ देख रही है। जनता जिस तरीके से इस बार बाहर निकली है और उसने ये समझा, ये बार बार लोकतंत्र का हवाला देते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की हालात ये हो गई थी कि ये कहना पड़ता अगर यहाँ पर जो घुसपैठियों की हालत हो रही थी, घुसपैठियों पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो वही हालत होगी कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र में पश्चिम बंगाल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अनिल जी, मैडम, हाँ नीलेश जी एक सेकंड, अनिल जी को जरा एक कमेंट कर देने दीजिए। आ रही हो नीलेश जी। मेरा जो कहना है, नीलेश जी भी पूछ रहे थे कि इतनी सारी सेंट्रल फोर्सेस बंगाल की जनता के लिए क्यों, तो आपने कहा नहीं वो उनके लिए घुसपैठिए नहीं, वो बंगाल की जनता के लिए है इतनी सारी सेंट्रल फोर्सेस। देखिए वो बंगाल की जनता की सुरक्षा के लिए है,
बंगाल की जनता खुलेपन से अपनी मर्जी से मतदान कर चुके, इसके लिए है। उसको मतदान से पहले मतदान के बाद कोई धमकाए ना, मारे ना, पीटे ना, इसके लिए है। तो सेंट्रल फोर्सेज अगर वहां पे है तो फिर उसके लिए तो आपको स्वागत करना चाहिए। इसमें आप नाराज क्यों है? सेंट्रल फोर्सेज किसी को कुछ कहने रही, वो किसी को कुछ कहने से रोक रही है, वो किसी को ऊपर अत्याचार करने से रोक रही है, तो आपको उसका विरोध क्यों करना है? अभी मैं ममता जी को कल सुन रहा था शाम को कि आपने सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी स्ट्रॉन्ग रूम। अरे स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी बढ़ाई तो इससे आपको तकलीफ क्या है? आपको खुश होना चाहिए कि ईवीएम ज्यादा सुरक्षित है। आपके बयान ही बता रहे कि आप कुछ गड़बड़ करना चाहती थी, सिक्योरिटी बढ़ा दी तो आप कामयाब नहीं हो पाई। आपको तो खुश होना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दी मतलब ज्यादा सुरक्षा है, आपको तो खुश होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ इनके बयान ही विरोधाभासी है। जब बयान आप ऐसे देंगे, आपने कहा जी पोस्टर बैलेट के हमने वीडियो जारी करे, आपको कहां से मिला वीडियो? इलेक्शन कमीशन ने जारी किया तभी तो आपको वीडियो मिला ना। बताइए नीलेश जी का ऑडियो दीजिए तो हर चीज की वीडियोग्राफी कर रहा है, फिर भी आप उसको कह रहे हैं कि आप बताइए नीलेश, बताइए नीलेश जी। नीलेश जी अनम्यूट कर, हाँ बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए। इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से चुनाव हुए हैं, इस पर हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई वो प्रक्रिया गलत है। प्रक्रिया गलत है। हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं वो इसके पहले भी महिला टर्नआउट बहुत ज्यादा था। आप पिछले चुनाव में देखिए 2021 में महिला टर्नआउट ज्यादा था। सर आप धन्यवाद भी दे रहे हैं और प्रक्रिया पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, मतलब इधर भी चल रहे उधर भी चल रहे, कितने कंफ्यूज हो चुके हैं अब आप लोग। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस बोलूं या तृणमूल कंफ्यूज पार्टी बोलूं, अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप क्या प्रक्रिया, अरे प्रक्रिया कौन करा रहा है? चुनाव आयोग करा रहा है। चुनाव आयोग पर भरोसा है, प्रक्रिया पर नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है? चलिए ठीक है, समय इतनी ही अनुमति दे रहा है साहब। साम दाम दंड भेद सब कुछ जनता ने अब बता दिया है, कैद हो गया आपका फैसला। और वो जो निर्णय आपकी किस्मत का जो है, आपके भाग्य का जो फैसला है, वो जनता ने कैद कर दिया है, बंद हो गया ईवीएम में। 4 तारीख को अब पता चल जाएगा कि ये जो 4 घंटे की जो कल आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जो वो वॉर स्ट्रॉन्गनेस दिखाई है, उस पर जनता कितनी स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है, अब 4 मई को पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। बड़ा महत्वपूर्ण अब ये समय और ये दिन भी, क्योंकि अगर देखें तो 5 राज्यों के चुनाव हुए, 4 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुए, चुनावी प्रक्रिया हुई, कहीं पर भी कोई बवाल नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां पर सिर्फ बवाल ही बवाल है। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरह से कदम उठाए, इतना जरूर है कि बीते इलेक्शंस की तुलना में इस बार किसी भी तरीके की ऐसी कोई हिंसा की तस्वीर नहीं आई जो बहुत ज्यादा दुखद हो। इन सब के बीच चुनाव आयोग पर टीएमसी का आरोप और इस बीच चुनाव आयोग की निष्पक्षता इस बात से जाहिर हो जाती है कि चुनाव आयोग ने शिकायतों को ध्यान में रखते हुए 15 बूथों पर कल दोबारा चुनाव कराने का निर्णय लिया है। यह लोकतंत्र की मजबूती, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब जनता का फैसला 4 मई को नजर बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।